हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एसएससी जीडी क्लास 4 ये है प्रीवियस ईयर मैथ्स को लेकर के। आज का जो ये शिफ्ट है ये 17 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट लिए गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न इसमें लिए गए हैं। 2021 में गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज हल कर रहा हूं, तो इस सीरीज में आप लोग जुड़ जाइए और अपने एसएससी जीडी की तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। मिनट पूछा जा रहा है, कितने मिनट लगेंगे। और यहाँ पर जो स्पीड दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी जो है वो मीटर में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये हमारी स्पीड है। डिस्टेंस दिया गया है 1950 मीटर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 1950 और स्पीड है 26 गुणित 5 और ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो गुणित 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 26 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 पच्ची 65, 150 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18 गुणे 15। तो देखिए क्या आ जाएगा, 15 गुणित 18 टाइम आ जाएगा। लेकिन देखिए जो टाइम आया है ये सेकंड में आया है और हमें टाइम बताना है मिनट में, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिनट में है। तो इसे मिनट में बदलने के लिए हम इसे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसे 6 से काटेंगे तो 6 त्रिका 18, 6 से काटेंगे 6 धामा 60। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है, 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 मिनट यहाँ पे लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे। 33/40 प्लस 1/5, 4/5 माइनस 1/5 गुणित, ये देखिए यहाँ पे 8 ले लेंगे एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा 8 और यहाँ पे है 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, -4/5। 33/40 प्लस 1/5 गुणित, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर 5 अट्ठे 40, तो 8 चौको 32 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस 3 इधर हो जाएगा, माइनस है 4/5। 32 3 हो जाएगा 35 और जब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। बचेगा कितना, 33/40 प्लस 7/40 माइनस 4/5। 40 ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आएगा 33 प्लस 7 और यहाँ पे है 4, 5 अट्ठे 40, तो 8 चौको 32। ठीक है, यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा वो आएगा 33 माइनस 32, 1 7 1 8, 8/40 यानी 1/5 और 1/5 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। और क्षमता दी गई है, इनकी पावर दी गई है। ए से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो इनकी क्षमताओं का रेशियो बना लेंगे, ए बी और सी, इनकी क्षमताओं का अनुपात है ना। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, यानी अगर ए की कार्यकुशलता, ए की क्षमता 10 है
तो बी की क्षमता क्या होगी 9 होगी, इससे 10% कम, और 10% 10 का क्या होगा 1 होगा। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए की कार्यकुशलता अगर क्षमता 10 है तो सी की कितनी होगी 12 होगी, और यह 10, 9, 12 तीनों की कार्यकुशलता है। अब अगर ए 15 दिन में काम कर रहा है तो काम टोटल होगा कितना, 15 दिनों में कर रहा है, क्षमता है 10, तो काम कितना है, काम कुल काम कितना है 15 गुणित 10 यानी 150। टोटल काम 150 था, तभी इसने 10 क्षमता के साथ 15 दिन में काम को खत्म किया। अब बोला जा रहा है कि तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। अगर ये तीनों मिल जाएं और एक साथ काम करें तो यहाँ पे काम कितना होगा 31, एक दिन का काम, और 3 दिन तक काम करेंगे तो 3 दिन का काम कितना होगा इन तीनों का, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 93 काम ये तीनों मिलकर के कर देंगे। तो जो शेष काम बचेगा, जब ये 93 कर देंगे तो शेष काम क्या बचेगा 150 माइनस 93, बचेगा कितना यहाँ पे 7 और 9, 5, 14, 57 शेष काम बचेगा। और कहा जा रहा है आगे कि जो शेष कार्य है वो डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 यानी 9 दूनी 18, 19/2 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 19/2 दिनों में शेष कार्य को, 57 कार्य को। अब यह जो 57 कार्य है इसे जब 19/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 19 × 57 और 3 दूनी 6। ये क्या है डी की क्षमता है, डी की एफिशिएंसी कितनी है 6, एक दिन में 6 काम, एक मिनट में एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। तो 150 काम टोटल है और 150 काम करने में इसको 6 क्षमता से कितना समय लगेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कितना दिन लगने वाला है डी को, तो डी को लगेगा यहाँ पे 25 दिन। ठीक है, और ये 25 दिन वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, इसे जैसे बोला जा रहा है वैसे ही लिख लेते हैं। x का तुक्का की जगह पर गुणा लगा देंगे, 25% बराबर है x + 60 के 30% से 40 कम के। ठीक है, अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि x - 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, x गुणित 25%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 गुणित x, यानी x गुणे में 30% प्लस, अगर 60 का 30% निकालें तो कितना आएगा 18 माइनस के 40। ठीक है, अभी 18 माइनस 40 22 आ जाएगा, और माइनस का 22 रहेगा तो इसे बराबर के इस तरह भेज देंगे, ये आ जाएगा इधर 22, और ये 25% है x का और x का 30% है। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो x का कितना परसेंट आ जाएगा 5%, क्योंकि ये 25x आ करके इधर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5x, यानी x का 5% कितना है 22 के है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 22/5 गुणे 100। 5% को इधर भेज देंगे और कितना हो जाएगा 22/5 गुणे में 100। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 440। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 440। जब x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 440 में से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा 400 गुणे 35 बटे कितना है 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि 120 से कितना अधिक है, तो 140 जो है यह 120 से कितना अधिक है 20 अधिक है, 20/120 गुणे 100 कितना आ जाएगा 100/6, यानी कि 16 सही 2/3%, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले P और Q का अनुपात 7:13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है।
देखिए इसका मैं आपको बहुत ही शानदार एक तरीका बताता हूँ, आपको बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है, जो हमसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु का अनुपात लिख देते हैं 5:7। और 8 वर्ष पहले आयु क्या थी, 8 वर्ष पहले का अनुपात क्या था, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 7 और 13। अब देखिए ये कितने वर्ष पहले की बात है, 8 वर्ष, तो अभी वर्तमान और 8 वर्ष पहले में अंतर कितने का होगा, तो 8 वर्ष का अंतर होगा, और यहाँ पर वर्तमान और पहले का अंतर कितना होगा, 8 वर्ष का होगा। अब हमें ध्यान दीजिए क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, यानी हमें जो है यहाँ पर 7 और 8 का गुणा करना है और 13 और 8 का गुणा करना है, और जो बड़ी संख्या आ जाए उसमें से छोटे को घटा देना है, यानी इनका अंतर निकाल लेना है। तो 7 गुणे 8 और 13 गुणे 8 का जब अंतर निकालेंगे तो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6, और 6 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 48 आ जाएगा, बराबर। अब हमें क्या करना है, 13 का गुणा करना है 5 से और 7 का गुणा 7 से, तो 13 पच्चीस 65 माइनस 7 सत्ती 49। यहाँ पर घटा देंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 यूनिट 16 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा, 48 के आ जाएगा। अगर यहाँ पर 16 यूनिट बराबर 48 के है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 16 तियाँ 48, 1 यूनिट बराबर 3 के। तो वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, 5 यूनिट बराबर 5 तियाँ 15, 7 यूनिट बराबर 7 त्रिक 21। तो इनकी वर्तमान आयु क्या थी, 15 वर्ष और 21 वर्ष थी, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले में क्या करना है, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 3, 4, 5 और 6 का गुणनखंड से एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर सारी अभाज्य संख्या आ गई हैं, तो बस हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। जो एलसीएम आया है वो 60 है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे यह संख्या 60 से विभाजित हो जाए। अब अगर 60 से विभाजित होना है तो इकाई के अंक में 0 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तभी ये 60 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर 0 नहीं होगा तो 60 से विभाजित नहीं होगी। तो अब बताइए, लास्ट में इकाई का अंक 3 है, इसमें कितना जोड़ा जाए, 7 इकाई का अंक अगर जुड़ जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 60 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई का अंक 7 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, 37 में। बस हमें और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर जो है वो 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्या करना है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है। वो क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 1628। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर इंटू एच प्लस आर बराबर कितना है, 1628, ठीक है। इसे 2 से 11 से काट लेंगे तो 11 दूनी 22, और इधर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा कितना, 5, तो 11 चौको 44, बचेगा 8, 11 8 88, 148 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और इसे जब 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 37। तो आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37 गुणे 7, ठीक है। अगर हम इसकी तुलना करें और इसी फॉर्म में इसे भी बनाएं तो क्या बनेगा, 30 प्लस 7 गुणे 37 गुणे 7, यानी आर इंटू एच प्लस आर। तो एच क्या आया है, 30, आर क्या आया है, 7, और आर क्या है, 7। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपकी त्रिज्या 7 और ऊंचाई
30 होगी। बस यहाँ से तुलना करेंगे और पता कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर h की वैल्यू रखनी पड़ेगी और h बराबर क्या होगा, r प्लस 23 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे, एक द्विघात समीकरण बनेगा, r स्क्वायर होगा, उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, बस अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ हुआ? देखिए, 2600 रुपये में कितने परसेंट की छूट पर खरीदा? तो 18%। 18% कितना रुपए होता है? बटे में 100 कर देंगे और इसे विभाजित कर लेंगे। तो 18 छक्के कितना होता है? 108। 8 18 दूनी 36 और कितना हो जाएगा? 46, यानी 468 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 468 यहाँ पर रुपए की छूट प्राप्त करता है, छूट पर खरीदता है। अगर यह व्यक्ति 2600 रुपये यानी अपने अंकित मूल्य पर ही उस वस्तु को बेचे तो 468 की छूट प्राप्त की है, 468 का उसे फायदा हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कि अपनी वस्तु को 2800 पर 15% की छूट पर बेचता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर वो 2800 में बेच रहा होता तो उसे कितना लाभ होता। 2600 में बेचने पर 468, 2800 में बेचेगा 200 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे, तो कितना इसे ज़्यादा मिल जाएगा? 668 में ज़्यादा 668 रुपये का लाभ होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? 2800 में 15% की छूट दे रहा है। तो अब देखेंगे कि इसमें से उसने छूट कितनी दे दी। 2800 गुणे 15 बटे 100 कर देंगे तो 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 420 रुपये की इसने यहाँ पर छूट दे दी है 2800 में। तो अब इसे कितना लाभ होगा? 8 4 2, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 248 रुपये का इसे फाइनली लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो उसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक क्रय मूल्य है और जब इसे 1350 में बेचते हैं तो x का लाभ होता है, ठीक है। और जब इसे 1800 में बेचते हैं तो 3x का लाभ होता है, तिगुना है। तो हम क्या करेंगे? इस x को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1350 माइनस CP। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? x निकल करके आ जाएगा, जो लाभ हो रहा होगा वो निकल करके आ जाएगा। और अगर इसे 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा, यानी 1800 माइनस CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसे गुणा करा लेते हैं। 0 3 पची 15, 3 त्रिक 9 1 10, 3 एकम 3 1 4, कितना आ जाएगा? 4050 माइनस 3CP। तो 3CP इधर ना लिख करके इसे डायरेक्ट पक्षांतर कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 1800 लिख लेते हैं, ठीक है। 1800 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर 1800 आ गया। और 3CP को इधर भेज देते हैं तो 3CP, ये है माइनस का CP, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2CP, यानी ये एक CP क्या है? क्रय मूल्य है। 1800 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 0 2 और 3 में से 1 गया 2, 2250। अगर 2CP बराबर 2250 है तो CP बराबर क्या होगा? 2 से कर देंगे भाग, 1125 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 1125 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है। यदि उनका मासा HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? बस इनके बीच का अंतर कितना है? 2 और 2 का गुणा कर देंगे 23 से, कितना आ जाएगा? 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, जब यहाँ पर अनुपात दिया रहता है इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन संख्या थी, जैसे यहाँ पर 9:11 दिया गया है, इनके बीच में जो कॉमन संख्या, जैसे x और x रहा हो तो इसे क्या कर देते हैं हम लोग? काट देते हैं और जो सबसे सरल अनुपात होता है उसमें लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों में कॉमन संख्या होती है वही इन संख्याओं का क्या होती है? HCF होती है। यानी अगर इनका HCF 23 है, इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या होगी? 9 गुणे 23 होगी
और 11 गुणे 23 होगी। अगर हम इनका अंतर निकालें तो 11 गुणे 23 में से 9 गुणे 23 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 23 आ जाएगा। यानी अगर इस तरह का कभी प्रश्न आया तो अब इनके बीच का अंतर गुणे एचसीएफ कर देंगे तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर निकल करके आ जाएगा। अगर आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा जाए तो दोनों का योग करेंगे और एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो इनका योग भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73,500 की एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में 3, 7, 9, 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा? सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे। 7, 3, 10, 9 + 11 20, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और ए प्लस डी, ए और डी के हिस्सों को पूछा जा रहा है तो ये कितने हैं? 13, 11, 3, 14 है ना, 14 है। तो हमें 14 यूनिट का मान निकालना है। 30 यूनिट बराबर हमें 73,000, 30 बराबर कितना दिया गया है? 73,500। और निकालना कितना है? 14 यूनिट का मान। तो क्या करेंगे? 73,500 बटे 30 गुणे 14, 3 से इसे कर देंगे भाग। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पच्ची 15, 2450 गुणे 14, 0 और 14 पंचे 70, 0, 14 चौको 56 और 56 7 कितना आ जाएगा? 56 और 7 63। ठीक है, 63 का 3 और 14 दूनी 28 और 28। अब देखिए यहाँ पर 3 कहाँ पर है? ये डबल जीरो के बाद 3 कहाँ पर है? ये 34,300 में 14 दूनी 28 और 6 कितना होगा? 34 होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 34,300 आंसर सही हो जाएगा। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अगर राशि 1 थी तो 2 हो जाती है, यानी जो वो मिलता है ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना मिलता है? 1 मिलता है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। और आपको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बढ़ता है, यानी अगर 1 रुपये का लाभ हमें 6 वर्षों में मिल रहा है तो अगले 6 वर्षों में भी हमें 1 रुपये का ही लाभ मिलेगा। अब बोला जा रहा है कि राशि 5 गुनी हो जाएगी, 1 से कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पर लाभ कितना मिलेगा? यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो 4 का मिलेगा। अगर 1 ब्याज मिल रहा था 6 वर्षों में तो 4 यूनिट का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? तो 24 वर्षों में मिलेगा। बस यही 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 रुपये का ब्याज आपको 6 वर्षों में मिल रहा है तो 4 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? 24 वर्षों में मिलेगा और 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। अब अगर 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 वर्ष थी तो वर्तमान में जो औसत आयु होगी ए, बी और सी की वो कितनी होगी? 25 होगी। और अगर इन्हें जोड़ा जाए, इनका योग निकाला जाए तो 3 लोग हैं तो 25 तियाँ 75, क्योंकि औसत योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित संख्या। संख्या यहाँ पर 3 लोगों की है, औसत है 25 का। अगर वर्तमान में तो वर्तमान आयु क्या होगी? ये जो 75 निकल करके आई है वो इनकी वर्तमान आयु निकल करके आई है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग। आगे बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अगर बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी 6 वर्ष पूर्व तो अब कितनी है? 15 वर्ष है। 9 6 15 और 2 लोग हैं तो 15 दूनी 30। इनका योग कितना होगा? 30 होगा। ये भी क्या है? ये भी बी और सी की वर्तमान आयु का योग ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए बी सी में बी और सी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए की आयु निकल करके आ जाएगी ए बराबर 45। वर्तमान में ए की आयु कितनी है? 45 है। लेकिन पूछा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु 3 और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 48। ये निकल करके आ जाएगा कि 3 वर्ष बाद ए की आयु। ठीक है, और 48 आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। चलिए इसे देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसे मैं इस फार्मूले में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं और इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप समझ सकते हैं कि 251 ए है और 249 बी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। बस हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, इसे समझ लेते हैं, 25.1 गुणे 25.1, हम इसका बटे 10 करेंगे और गुणा 10 करेंगे, बटे 10 करेंगे और गुणा 10 करेंगे। तो जब गुणा 10 करेंगे इसका दशमलव ये हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 और 10, तो दोनों का गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 251 का स्क्वायर बटे में 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या करना है हमें, ऊपर रहेगा 251 प्लस 249 और बटे में 1/100 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो बचना है, यहाँ से जो बचेगा इस तरह से, वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है ये। अब ये बन जाएगा 251 का स्क्वायर, और जब इसे 100 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 624.99 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 249 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों सेम रहेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 251 प्लस 249 कितना होगा, 500 हो जाएगा, और 100 चला जाएगा ऊपर तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब बराबर इसे क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणित 10 की घात 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 10 की घात 4 इसे लिखा जा सकता है। अब यही बोला जा रहा है कि इसका मान अगर 5 गुणित 10 की घात के है तो के का मान क्या होगा, 5 गुणित 10 की घात 4 यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब के बराबर कितना है, 4 है, और 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए 144 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनें लगती हैं, 56, तो 96 दिनों में कितनी मशीनें लगेंगी। मान लेते हैं कि x मशीनें लगेंगी, और 96 का आप क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। 144 गुणे 56 बटे कितना हो जाएगा, 96 बराबर x, यहाँ से मशीनों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, 12 से काट देंगे तो 12 अट्ठे 96, और 12 बार जाएगा 144 आ जाएगा, 8 से काटेंगे 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सते 84, यानी कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर, जब ये वार्षिक ब्याज दर है 16%, वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 महीने, और 12 महीनों में कितना ब्याज लगेगा, 16% का लगेगा, और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी आधे वर्ष में ही हमें ब्याज ले लेना है। तो आधे वर्ष का मतलब 6 महीनों में ब्याज चाहिए, तो 6 महीनों का ब्याज क्या होगा, इस तरह से निकालते हैं, समझ लीजिएगा। 16 गुणे 12 बटे 16 बटे 12 गुणे कितना हो जाएगा, 6, 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12 यानी 8%। अब देखिए एक साल में अगर 16% है तो आधे वर्ष में कितना होगा, 8% होगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन जब यहाँ पर 2 महीने 4 महीने 3 महीने हो तब आप किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8% 6 महीनों में ब्याज मिलेगा। 5,000 रुपये क्या है, मूलधन है, और अगर इसका 8% निकालें तो कितना होगा, 400 रुपये होगा। और यहाँ पर ब्याज टोटल मिल कितना रहा है, 5,832, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 832। पूछा जा रहा है 832 कितने वर्षों में मिलेगा। तो पहले 6 महीनों में कितना ब्याज मिला, 400। दूसरे 6 महीनों में कितना मूलधन पर ब्याज मिलेगा, 400। लेकिन यह चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए इस ब्याज पर भी अगले 6 महीने में ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज कितना होगा, 8%। 400 का 8% कितना होगा, 8 चौको 32, यानी एक वर्ष में 2 बार 6 महीने में मिला ना,
पहले छमाही में 400, दूसरी छमाही में 432, तो एक वर्ष में ये टोटल ब्याज कितना हो गया, 4 4 8 और 32 832 रुपये हो गया है। इसका मतलब जो यहाँ पर समय लगेगा वो कितना लगेगा, एक वर्ष लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। रघु 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। इसे ध्यान रखना है कि 100 रुपये रेट था 12 पेनों का और 15 रुपये रेट था 135 रुपये रेट था 15 पेनों का, लेकिन उसने पेन 12 और 15 नहीं खरीदे, उसने पेन खरीदे हैं समान। जितने पेन 100 में 12 की दर से खरीदे उतने ही पेन 135 में 15 की दर से खरीदे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनकी संख्या समान करनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 पेन कितने में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, तो 3 पेन कितने रुपए में खरीदे होंगे, 4 से भाग किया, 4 से इसे भी भाग करेंगे, कितना रुपए आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। इधर देखते हैं कि 15 पेन कितने में खरीदे 135 रुपये में, 15 पेन खरीदे 135 रुपये में, तो 3 पेन कितने रुपए में खरीदेंगे, इधर 5 से भाग किया तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आ जाएगा 27। अब टोटल उसने खरीदे कितने पेन, 3 पेन तो ये खरीदे और 3 ये, टोटल कितने पेन हुए, 6 पेन हुए। लेकिन 6 पेन को खरीदने के लिए उसने रुपए कितने लगाए, तो रुपए लगाए 25 प्लस 27, यानी कितने, 52 रुपये खर्च किए। ठीक है, अब 52 रुपये जब वो खरीद रहा है 52 रुपये के 6 पेन और उसे 20% का लाभ चाहिए, तो उसे ये पेन कितने रुपए में बेचने होंगे, तो यहाँ से 52 का 20% निकालेंगे और 20% इसमें लाभ ऐड करके निकालेंगे। इसका सीधे सीधे हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर सीपी है 52 तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 52 का 120% और 120 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 52 गुणित 6, इसका गुणा करा देते हैं या फिर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 52 गुणे में 6 बटे कितना है 5। ठीक है, अब 6 पेन खरीदे 52 गुणे 6 बटे 5 में, तो 6 पंचे 30, 30 पेन कितने में खरीदे होंगे, 52 गुणे में 6 रुपये में। ठीक है, इतने रुपए में इसने 30 पेन खरीदे, या फिर ठीक है, या फिर 6 से इसे भाग भी कर सकते हैं ना, 6 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 5 पेन कितने में खरीदे, 52 रुपये में खरीदे। अब अगर देखिए 52 रुपये में, यहाँ पर हम चाहे काटते या फिर बाद में काटते, बात वही थी। अगर 52 रुपये में 5 पेन खरीदे तो 260 रुपये में कितने पेन खरीदे होंगे, 260 क्या है दोस्त, इसी 52 का कितने गुना है 5 गुना है ना, 5 दूनी 10। ये 52 रुपये में अगर 5 पेन है तो 260 रुपये में कितने पेन होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 बटे में 52 गुणे 260 पेन। अब यहाँ पे 52 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 पंचे कितना होगा 25, तो 260 रुपये में कितने पेन खरीदे, 25 पेन खरीदे। यहाँ से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं में छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में कितनी है। देखिए यहाँ पर 20 छात्रों की औसत कितनी है, 152 सेंटीमीटर। तो अगर 20 छात्रों की टोटल ऊंचाई देखी जाए कि टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 20 गुणित 152 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 और 15 दूनी 30, 3040 आ जाएगा। ठीक है, अगर 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है तो 15 छात्रों की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 15 अट्ठे 120, 15 छक्के 90 और 90 और 12 कितना होगा 102 हो जाएगा, 15 कम 15 और 10 कितना होगा 25, तो कितना आ जाएगा 2520। अब यहाँ पे टोटल इन दोनों को मिला करके 20 और 15 छात्रों को मिला करके टोटल छात्र कितने होंगे, 20 प्लस 15 35 हो जाएंगे। और 35 छात्रों की टोटल ऊंचाई कितनी आ गई है, 0 4 2 6 5 3 2 5, 5560 आ गई है। ठीक है, अगर हम इनकी औसत ऊंचाई निकालें तो औसत ऊंचाई क्या होगी, छात्रों की संख्या है 35, टोटल ऊंचाई है 5560, तो 5560 को
35 से कर देंगे भाग, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 से इसे काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और कितना आ जाएगा 1112। जब इसे 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 4, तो 7 पंचे 35, ठीक है, और यहाँ पर बचा 6 और जब 6 बचा तो 7 सत्ती 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। दशमलव कितना बचेगा, 4 2 6, 6 बचेगा तो 7 अट्ठे 56 फिर से हो जाएगा। अब बचेगा 4, तो 7 पंचे 35, यानी इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो 158.8 के आसपास आ रहा है, तो इसे हम किसके आसपास मान सकते हैं, यह समान होगा लगभग 159 के आसपास, और यहाँ पर ऑप्शन 159 सही होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं, अगर वह संख्या कम होती, पॉइंट के बाद जो संख्या है अगर वह संख्या थोड़ी सी यहाँ पे कम होती, 5 से कम होती, जैसे 1 2 3 या 4 होती, तो हम क्या लेते, 158 आंसर लेते। लेकिन पॉइंट के बाद संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, 159 सही होगा, क्योंकि यह 159 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x का मान y की तुलना में 12.5% अधिक है, 12.5%, सॉरी 12.5 नहीं है, 12.25% है। ठीक है, 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 12.25% का बना लेंगे फ्रैक्शन। इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा, 1225 बटे में 100, और परसेंट को हटा करके फिर नीचे क्या लगाएंगे, 100। इसे 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौको 100, 25 नहीं यहाँ 225, 25 चौको 100, तो कितना आएगा 49 बटे में 400। ये जो फ्रैक्शन आएगा वो 49 बटे 400। अब x और y के मान की तुलना करते हैं। x का मान y की तुलना में अधिक है, तो अगर y का मान यहाँ पर 400 है तो x का मान क्या होगा, 449 होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 49 कम है, किसमें से, 449 में से, गुणे कर देंगे 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4900 बटे में 449। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। 4900 को 449 से दे देते हैं भाग, एक बार जाएगा और आ जाएगा 449, बचेगा कितना, 1, और यहाँ पर 8 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे ये 0 उतारा, लेकिन यह संख्या इससे विभाजित नहीं होगी, तो 0 दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 खिलाया, 9 बार जाएगा, 9 9 81। ठीक है, वैसे भी देखेंगे जब 1 के बाद 0 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है और यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर आप परीक्षा में कर रहे हैं तो बस इसे सही करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। 9 9 81, हाथ से लगेगा 8, 9 चौको 36 और 36 8 कितना होगा, 44, 9 चौको 36 4 40। हाँ ठीक है, लगभग इसी के आसपास आ जाएगा और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसमें से उसने एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग निकटतम रुपए में कितना है। देखिए इसे निकटतम रुपए में बताना है, लगभग में बताना है। तो चलिए इस सबसे पहले देख लेते हैं कि 15% एक को लाभ पर, दूसरे को हानि पर। 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, एक मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा और जब इसे 15% लाभ पर बेचता है तो 115% पर बेच देता है। ठीक है, और जो दूसरा मोबाइल फ़ोन है वो y रुपये में खरीदा और उसे 80% 20% की हानि पर बेचता है तो 80% पर बेच देता है। और दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए इसे बराबर कर दिया। ये भी इसका विक्रय मूल्य है, x वाले का विक्रय मूल्य कितना है, x गुणे 115%, और y वाले का विक्रय मूल्य कितना है, y गुणे 80 बटे 100, क्योंकि यहाँ पर 20% की हानि हो रही है। ये 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 16, तो x बटे y अगर यहाँ पर निकाला जाए, x और y क्रय मूल्य का रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 16 बटे 23 आ जाएगा।
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 39, और ये योग कितना दिया गया है 50,000। तो 50,000 बटे 39 गुणे जो घट रहा है जिसका रेट क्रय मूल्य हानि पर जो बेचा जा रहा है उसका क्रय मूल्य कितना था 23 था, 23 से गुणा करा देंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पर शेषफल कितना बचने वाला है। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है ये भी, है ना। तो जब यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 5 जब यहाँ पर 50,000 से 23 को गुणा किया जाता है तो कितना आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, कितना आ जाएगा। अब 39 से इसे क्या करेंगे भाग करेंगे और देखेंगे कि क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 बार जाएगा तो 2 नहीं 18 और 2 3 6, 1 7, 78 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, 37 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 0, और यह लगभग कितने बार जाएगा 9 बार। 9 9 81, 9 3 27 और 8 7 15 यानी 35, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, अब जो भी बचे हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कितना है 2 और 9, और 2 और 9 से स्टार्टिंग किस ऑप्शन की है, इस ऑप्शन की है। बस इसे सॉल्व कर देंगे। ये जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी निकटतम पूर्णांक या बहुत ज़्यादा लंबे लेंदी प्रश्न होते हैं, इन्हें हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है। अगर हम इन्हें पूरा कैलकुलेट करने चलेंगे तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखेंगे और बस उसी से ऑप्शन को चेक कर लेंगे और ऑप्शन में टिक कर देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले देखेंगे कि 14,000 रुपये 5% की ब्याज दर पर दिया गया है और 3 वर्षों में। अगर 1 वर्ष में देखा जाए तो कितना यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो 14 गुणित 5। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 14 गुणित में 5 यहाँ पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 100 अगर इसका हम 5% निकाल लें, 14,000 का 5% निकालें तो कितना आएगा 14 पंचे 70 यानी 700 यहाँ पर आ जाएगा। 14,000 का 5% 700 आया। 1 वर्ष का ब्याज है और साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है, तो 3 वर्षों में कितना होगा गुणित 3 यानी 2100, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 19,000 रुपये की धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज निकालें तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले 19,000 का 6% निकालेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 19 छक्का कितना होता है 114, 114 और यहाँ पर 0, 1140 1 वर्ष का आ जाएगा ब्याज, ठीक है। और 3 वर्षों का ब्याज निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 0, 3 चौको 12, 3 कम 3, 1 4, 3 कम 3, 3420 आ जाएगा। टोटल ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0, 2 4 1 5, 3 2 5 यानी 5520 रुपये इसे टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 में बेचा जाता है। यदि इसे 2% की एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले तो अंकित मूल्य लिखेंगे 550। इसे सबसे पहले कितनी छूट पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, और 15% का अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितना बनेगा 3/20 बनेगा। और इसका मतलब है 20 में 3 की छूट दी जाती है तो कितने में बेचा जाता है 17/20 में इसे बेच दिया जाता है। और फिर X% की छूट है तो इसे 100 माइनस X/100 लिख लेंगे, इतने में बेचा जाता है। और फिर इसके बाद कितनी छूट दी जाती है 20% की छूट यानी 1/5, 5 में से 1 की छूट दी जाती है तो 4/5 में बेचा जाता है। और टोटल ये कितने में बिकती है 317.90 में बिकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा होगा उसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे इसे तो 11 आ जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 100 को भेज देंगे इधर तो यह कितना हो जाएगा, इसका 100 से गुणा हो जाएगा 317 और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो भी यहाँ पर संख्याएं दिख रही हैं ये 11, 17 और 2, इन तीनों का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 11 गुणे 17 गुणे 2, और इधर ये कितना बचा है 100 माइनस में x यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है और इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 दूनी 22
और यहाँ पर बचेगा 9, तो 11 8 88, 11 9 99, 0। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, और बचेगा कितना यहाँ पे 11 बच जाएगा, है ना, और 17 सत्ते 119 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, और जब 2 से विभाजित इसे किया जाएगा तो कितना आएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, यानी 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है 85। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बराबर क्या होगा 15 होगा, ठीक है। यानी जो x% की छूट है वो 15% है। 2x की एकल छूट दी जाए, 2x का मतलब 15 दूनी 30, 2x बराबर कितना आ जाएगा 30। अगर इसे 30% की छूट दे दी जाए तो कितने में बिकेगी वस्तु, 550 अंकित मूल्य है, और 30% की छूट देंगे तो इसे 70% में बेचेंगे। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 7 से गुणा कर देते, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, 3 38, 385 रुपये में यह वस्तु बिकेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी है, एक सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है। 54 सेकंड में 600 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, और 36 सेकंड में 350 मीटर लंबा पुल पार करती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यह समझ लीजिए कि जब रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग पार कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेलगाड़ी केवल 600 मीटर ही चल रही है। रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग और अपनी लंबाई के बराबर भी चल रही है। जब रेलगाड़ी किसी चीज़ को पार करती है जिसकी लंबाई हो, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर चलती है। यानी अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी 54 सेकंड में चली कितना होगी, चली होगी 600 मीटर प्लस अपनी लंबाई के बराबर। इसी तरह से जब यहाँ पर 36 सेकंड में रेलगाड़ी चली है तो कितना चली होगी, 350 मीटर प्लस अपनी लंबाई के बराबर भी चली होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 36 सेकंड में 350 मीटर चल रही थी, और जैसे ही उसने 18 सेकंड और चला, 18 सेकंड जैसे ही वह और चली तो वह कितना आगे पहुँच गई, 250 मीटर आगे पहुँच गई। इसका मतलब रेलगाड़ी 18 सेकंड टाइम ले रही है 250 मीटर दूरी चलने में। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 250/18। लेकिन यह जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, और जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या आएगा, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटेंगे, क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे कथन की तरफ। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी को कितना टाइम लगा है, 18 सेकंड लगे हैं 250 मीटर की दूरी चलने में। तो बताएं कि रेलगाड़ी 36 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। अब 18 सेकंड में 250 मीटर, तो 36 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलेगी, इसका 250 का 2 गुना चल लेगी, यानी 500 मीटर चल लेगी, है ना। अब जब 500 मीटर रेलगाड़ी चली है और 350 मीटर इस पुल की लंबाई थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से 350 को माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी 150 मीटर। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर है। और दूसरे कथन में यही बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। इसका मतलब केवल कथन 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए और बी 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेले पाइप से खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 15 8 120 एलसीएम आ जाएगा, 8 6 और 15। पाइप सी टैंक को भर रही है और ए और बी टैंक को खाली कर रहे हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 8 6 14, 15 माइनस 14, 1 घंटे में टोटल काम, सॉरी 1 मिनट में, ये क्योंकि मिनट दिए गए हैं 15 मिनट 20 मिनट 8 मिनट, तो 1 मिनट में काम कितना होगा, 1 मिनट में 1 यूनिट काम होगा। और टोटल काम है कितना, 120 यूनिट है। तो 120 यूनिट को काम करने में टोटल कितने मिनट लगेंगे, 120 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे।
बोला जा रहा है कि तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। अगर 120 मिनट को घंटे में बदलना है तो 120 बटे कितना करना होगा, 60 करना होगा, और कितना आ जाएगा, 2 घंटा। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा। भूखंड कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। तो लंबाई 7x मान लेते हैं और चौड़ाई 5x। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 280 रुपये हो। देखिए 15 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर में, तो 2,880 रुपये कितने मीटर बाड़ लगाने में खर्च होंगे। तो 1/15 गुणे 2,880, और 15 से इसे विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 15 से इसे काटा जाएगा तो आ जाएगा 192 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2880 रुपये में कितने मीटर बाड़ लगेगी, 192 मीटर। और बाड़ कहाँ पे लगाई जाती है, इस खेत के चारों तरफ, किनारे किनारे, जैसे तार लगाया जाता है तो तार की बाड़ लगानी है। अब यहाँ पर खेत के चारों तरफ किनारे किनारे लगाई जाएगी, और टोटल कितने मीटर लगाई गई है, 192 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इस आयत का परिमाप, इन चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, क्योंकि ये भी 7x होगा और ये भी 5x होगा, तो इन सब की लंबाई क्या हो जाएगी, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए, 7 7 14, और 14 और 5 5 10 24, तो 24x, टोटल जो 24x दूरी है वो कितनी है, 192 मीटर है। और x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि भूखंड की लंबाई क्या होगी, और भूखंड की लंबाई क्या है, 7x है। तो 7x बराबर क्या होगा, 8 सती 56 मीटर, यानी भूखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, 56 मीटर आ जाएगी। अगर भूखंड की चौड़ाई पूछा जाता तो कितनी आ जाती, 8 पंचे 40 मीटर आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना क्या है, लंबाई बतानी है, इसलिए 56 मीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एक और क्लास चल रही है डेली सुबह 10 बजे, जहाँ पर मैं SD यादव बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक तरफ से टाइप वाइज सॉल्यूशन ये हो रहा है। अभी संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, इसके जितने टाइप थे उदाहरण वो कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 60 से आगे वाले प्रश्न कराए जाएंगे। अगर आपकी मैथ्स वीक है, ठीक है, अगर आप मैथ्स में वीक है, अब जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको कहीं कहीं पर दिक्कत समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत समझ में आती है, आप थोड़े से भी किसी प्रश्न में फंसते हैं, तो आप ये टाइप वाइज संख्या पद्धति से लेकर के लास्ट तक, एडवांस मैथ तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक SD यादव का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। तो इस क्लास को भी ज़रूर देखा करें। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी भी वीक है तो मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप एक एक टाइप वाइज पढ़ेंगे और घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, किताब से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।